आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, कल्लोल को, अमीर खुसरो को। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि जो है किसे कहते हैं? स्वयंभू को। इसी तरह से प्रश्न के विशेष पर भी चलते हैं। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। महाकवि याद रखिएगा, अपभ्रंश भाषा का महाकवि कभी प्रश्न आए तो आपको बताना है स्वयंभू जी हैं। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी पहला कवि माना जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न के साथ आप 3 प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं, 3 अतिरिक्त प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। पिछली बार भी जो सिलेक्शन हुए हैं परीक्षा के पैटर्न पर हुए हैं, बहुत बदल कर आप पूछा जाता है। तो इस तरह से हम नए पाठ्यक्रम के अनुसार इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसद तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने। अब आप अपने पढ़ाई को भी यहाँ मूल्यांकित करते रहेंगे। सही विकल्प पर आप पहले ही टिक किया करेंगे कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात, परंपरा की शुरुआत किसने की, ये पूछा गया है। याद रखिए, जब परंपरा शब्द इसमें पूछा जाए, जब कभी परंपरा शब्द लग जाए हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ, तो आप गारसा तासी का ही विकल्प का चयन करेंगे। सही विकल्प हो जाएगा आपका गारसा तासी। इस तरह से आप सही विकल्प का चयन करेंगे। इसके विशेष पर चलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न पढ़ने से कार्य नहीं होने वाला है। प्रश्नों के साथ कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के लेखन, इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान, अब ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि किस भाषा के ये लेखक हैं, तो फ्रेंच भाषा के लेखक हैं। गारसा तासी इनका नाम है, ने किया था। अब फ्रेंच भाषा के लेखक हैं और गारसा तासी इनका नाम है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। पहला इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? तो लिखना होगा फ्रेंच भाषा में। इस्त्वार दला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ साल 1939 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, इस तरह पूछा जाता है। इतिहास ग्रंथ क्या है, यह पूछा जाता है। तो आप समझिए, एक प्रश्न के साथ 5 प्रश्नों को आप पढ़ रहे हैं। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। प्रारंभिक, तो याद रखेंगे, प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा था। इसके विशेष पर चलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से हम नहीं पढ़ने वाले हैं, कई प्रश्नों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था, देखिए ध्यान से। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने का श्रेय मिस्र बंधुओं को दिया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। आदिकाल अगर पूछा जाए कभी, आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिस्र बंधु बोलेंगे। ये 2 प्रश्न आप यहाँ याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, रीत काव्य की भूमिका नहीं है, हिंदी साहित्य का आदिकाल नहीं है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य, ये दूसरा विकल्प, रीत काव्य की भूमिका जो आचार्य हजारी प्रसाद की पुस्तक नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न का विशेष। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, आपके सामने आ चुका है।
इस प्रश्न के विशेष को एक साथ कर लेते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद। इस तरह से हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद आप सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। चौथा विकल्प जो यहाँ लिखा गया है, रीत काव्य की भूमिका, किताब के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं, याद रखेंगे नगेंद्र। इस तरह से यह किताब नेशनल पब्लिशिंग हाउस के साथ ने साल 1953 में प्रकाशित किया था। 53 में कब प्रकाशित किया था? 53 में प्रकाशित किया था। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल मानने वाले विद्वान थे। वीर गाथा काल किसने माना था? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने माना था। इसके साथ ही प्रश्न का विशेष भी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। उनके मुताबिक अर्थात उनके अनुसार इस काल की मुख्य ऐतिहासिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक थी। कैसी प्रवृत्ति थी? वीर गाथात्मक थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो आप जैसे पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने से पता चलता है अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी के पुस्तक लिटरेचर लिखा गया है, वर्नाक्यूलर लिखा गया है, द मॉडर्न लिखा गया है। इससे ही पता चल जाता है किस भाषा का ग्रंथ है, अंग्रेजी भाषा का। और इसके लेखक कौन है? इस ग्रंथ के लेखक, हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ के लेखक जॉर्ज गियर्सन जी हैं। तो जॉर्ज गियर्सन जब याद आए तो आप यह समझ लेंगे कि इनकी रचना फ्रेंच भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई रचना है। इतना स्पष्ट हो गया। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है। इसका प्रशासन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था? तो आप तुरंत बताएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक है, जिसके लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन। इस तरह से आप प्रश्नों को तैयार करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? अब सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहने का क्या मतलब है, समझिएगा। 284 वैष्णव की वार्ता, यह केवल वार्ताएं हैं, यह कवियों के संग्रह हैं। भक्तमाल नाभादास, शिव सिंह सरोज 1883, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। तो यहाँ पर इतनी रचनाएं दी गई हैं, इसमें आप टिक क्या करेंगे? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। अब शिव सिंह सरोज को क्यों आप टिक कर रहे हैं, क्यों चयन कर रहे हैं, इसको आइए जान लेते हैं क्यों इसका चयन कर रहे हैं। अब देखिए इसका चयन इसलिए किया गया है। शिव सिंह सरोज 1883 को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता। अब यहाँ दोनों बातें लिखी गई। यह किताब साल 1888 में प्रकाशित हुई थी। ये गियर्सन की पुस्तक की बात हो रही है। इस किताब में पहली बार कवियों को काल क्रमानुसार बांटा गया था। अब ये दूसरी बात हो रही है कि काल क्रमानुसार पहली बार बांटे गए थे, इसलिए इतिहास ग्रंथ पहला माना जाता है। लेकिन यह हिंदी भाषा का नहीं है, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जो 1883 में पहली बार प्रकाशित हुआ, जिसमें व्यवस्थित जो है कवियों को रखा गया और कवियों के कालक्रम को दिखाने का, नामकरण दिखाने का प्रयास किया गया। तो शिव सिंह सरोज को बृहद कोश के रूप में स्वीकार किया जाता है, हिंदी इतिहास के बृहद कोश के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसका चयन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास,
मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु साहित्य सागर। तो यहाँ पर यह प्रश्न जो चयन किया गया है मिश्र बंधु विनोद, आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। आप अगर देखें तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। तीसरा भाग जो लिखा जा रहा है 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से आप अगर प्रश्न के विशेष पर चलें तो मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग संपादित किया गया है। तीसरा भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। यह एक साहित्यिक और प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है। इस तरह से इस प्रश्न के विशेष को भी हमने पढ़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। अब आचार्य शुक्ल प्रणीत, ये प्रश्न है, देखिए शुक्ल ने जिसे लिखा है उस इतिहास ग्रंथ में किस काल को सबसे ज्यादा विवादित माना है उन्होंने? आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा, उन्होंने जो है उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल जिसे कहा गया है या रीतिकाल कह सकते हैं, को सबसे विवादित काल माना है। क्यों माना है, आइए प्रश्न के विशेष पर चलकर देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में रीतकाल का कालखंड सबसे ज्यादा विवादित रहा है, सबसे ज्यादा विवादित रहा है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आलोचनात्मक इतिहास की बात जब की जाए तो आप तुरंत समझ लो आरा। आरा क्या करता है? आरा लकड़ी को काटता है। आलोचना क्या करती है? किसी के पक्ष विपक्ष की बातचीत करती है साहित्य में। तो आलोचनात्मक आरा ऐसे याद रखेंगे। तो राम कुमार वर्मा, यह सही विकल्प आपका हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा। ऐसे लिखेंगे आरा। आरा लकड़ी काटता है तो साहित्य की लकड़ी को कौन काटता है? राम कुमार वर्मा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले इस प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। यह किताब साल 1938 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1938 में। साहित्य छायावादी कवि राम कुमार वर्मा ने इस किताब को लिखा था। अब ये देखो नया प्रश्न आ गया, किस काल के कवि हैं? छायावाद के कवि हैं, छायावाद। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? अपने साहित्य के इतिहास के 693 से 1693, 800 से 1500, इसके बाद 1000 से अद्यतन, 1000 से 1800। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा 693 से 1693। साथियों यहाँ 1500 से आगे 4 जो लिखा गया है एक गलत प्रिंट हो गया, इसको आप नहीं लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले इस प्रश्न का विशेष ध्यान से देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास में 1693 ईस्वी से भक्ति काल तक का इतिहास शामिल किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने साहित्य इतिहास के क्षेत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया, नई परंपरा का सूत्रपात किया। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 12 प्रश्न के आलोक में देखें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जब पूछा जाए, वैज्ञानिक, तो गणपति चंद्र गुप्त का नाम लेना है आपको। सही विकल्प आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी थी। यह पुस्तक साल 1965 में प्रकाशित हुई थी। 1965
ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में बदलाव किया गया। इस किताब में इतिहास को 3 कालों में बांटा गया, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? रीतिकाल, भारतेंदु युग, आदिकाल, आधुनिक काल। तो प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण है रीतिकाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतिकाल नामकरण साहित्य की प्रवृत्ति और चेतना के आधार पर किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? अलंकृत काल नाम से किसने पुकारा है रीतिकाल को? मिश्रबंधु विनोद ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर अलंकृत काल जब पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे अलंकृत कौन किया करता था? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु मतलब मिश्र बंधुओं के 3 भाई, तीनों भाई मिलकर इसको मानते थे अलंकृत काल, इसीलिए इनका नाम मिश्रबंधु रखा गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था। उन्होंने इस काल की विशेषताओं और काव्य शिल्प को ध्यान में रखते हुए इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या किया? अब शुक्ल जी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही। आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल। तो यहाँ आरंभिक और प्रारंभिक 2 काल है, चारण काल है और वीरगाथा काल है। चारण काल का प्रश्न बहुत विवादित है, इस पर हम बात करेंगे अगले प्रश्न में, जैसे इसका संदर्भ आएगा इस पर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा वीरगाथा काल। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। उनका मानना था कि इस काल में वीर रस की प्रधानता रही है। किस रस की प्रधानता रही है? वीर रस की। तो वीर रस की प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा, वीरों की गाथाएं गाई जाती थी, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 BC से विक्रमी संवत स्वीकार किया है? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्रबंधु विनोद ने। अब यहाँ मिश्र बंधुओं ने, बंधु विनोद उनकी रचना है, मिश्र बंधुओं ने। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी, 1050 ईस्वी नहीं, विक्रमी संवत किसने माना? बी किसने माना? तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को या आरंभ 1050 ईस्वी माना है, 1050 विक्रमी माना है। रामचंद्र शुक्ल आपका सही विकल्प हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। इनका काल विभाजन जो है 4 भागों में है। आदिकाल को 1000 से मतलब 1050 से 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक, इस तरह से इन्होंने कालखंड विभाजित किया है। आइए प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ संवत 1050 से माना है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, कोई नहीं। अब शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? आप तुरंत पकड़ लेंगे, गद्य काल। गद्य काल रखा था, गद्य काल। इस तरह से प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा था। शुक्ल जी ने इस काल की शुरुआत 1900 विक्रमी और अंत 1984 विक्रमी माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? अब जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इसका नामकरण किस आधार पर किया है शुक्ल जी ने? परंपरा के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा शुक्ल जी ने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कालों का नामकरण किया है। किसके आधार पर? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर रखा था। शुक्ल जी ने इस काल की शुरुआत 1900 विक्रमी और अंत 1984 विक्रमी माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है? यहाँ प्रसंग आ गया चारण काल का, तो चलिए इसको समझ लेते हैं ताकि परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न कभी गलत न हो। तो संधि चारण काल जब पूछा जाए, संधि काल पूछा जाए, संधि काल पूछा जाए या संधि चारण काल पूछा जाए, तो आप हमेशा उत्तर लगाएंगे राम कुमार वर्मा। क्या लगाएंगे? राम कुमार वर्मा। जो यहाँ तीसरा विकल्प आपका है, संधि चारण काल या संधि काल, जब भी पूछा जाए तो राम कुमार वर्मा को सही कर लेंगे। लेकिन जब केवल चारण काल पूछा जाए तो चारण काल गियर्सन जी हो जाएंगे, गियर्सन जी हो जाएंगे। अंग्रेजी के विद्वान गियर्सन, हमेशा याद रखेंगे। आइए प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। आदिकाल को संधि चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। उन्होंने जॉर्ज गियर्सन की तरह ही इस काल को चारण काल कहा था। अब जॉर्ज गियर्सन की तरह ही यहाँ देखिए बताया गया है, गियर्सन ने इससे पहले चारण काल कहा है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कब कहा? गियर्सन के आधार पर इसे संधि चारण काल नाम दिया या संधि काल नाम दिया। हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 700 विक्रमी संवत से 750 विक्रमी संवत तक, 1000 विक्रमी संवत से 1050 विक्रमी संवत तक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राम कुमार वर्मा ने कब से माना है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 693, 693 अर्थात 700 विक्रमी संवत से, 700 विक्रमी संवत से आपका सही विकल्प हो जाएगा 700 विक्रमी संवत से। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। राम कुमार वर्मा के मुताबिक हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना जाता है। 693 ईस्वी। तो 693 के अनुसार अगर हम देखें तो इनका सही जो विक्रमी संवत हो जाएगा, सही विक्रमी संवत की बात करें तो 750 विक्रमी संवत आता है। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 750 विक्रमी संवत, क्योंकि विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 साल का अंतर होता है। तो आपका सही विकल्प क्या हो गया? 750 दूसरा हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? अब गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 से मानते हैं। 1900 आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से इसके विशेष पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की शुरुआत संवत 1900 अर्थात 1843 ईस्वी से माना है। उन्होंने इस काल की मुख्य प्रवृत्ति गद्य को माना है, इसलिए इसका नामकरण गद्य काल किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल नाम किसने किया? तो बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल नाम दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मानने वाले विद्वान कौन है? प्रारंभिक काल राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, मिश्र बंधु। तो प्रारंभिक काल नाम जो है मिश्र बंधुओं ने दिया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले पिछले प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम देने का श्रेय मिश्र बंधुओं को दिया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। इसी तरह से
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल मानने वाले विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगे राघव, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इसी तरह से प्रश्न का विशेष भी देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। वे आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक भी माने जाते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल मानने वाले विद्वान थे। सिद्ध सामंत काल, तो राहुल सांकृत्यायन जी हो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल मानते हैं। प्रश्न का विशेष जो इस तरह से है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। उन्होंने 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के काल को यह नाम दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल मानने वाले विद्वान थे। अब यहाँ आ गया प्रश्न चारण काल। तो चारण काल किसने माना है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने माना है? ग्रियर्सन। आपका सही विकल्प हो जाएगा ग्रियर्सन ने चारण काल माना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का विशेष देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल मानने वाले विद्वान ग्रियर्सन जी हैं। ग्रियर्सन जी हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, नलिन विलोचन शर्मा, नामवर सिंह, विनय मोहन। तो इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कौन? नलिन विलोचन शर्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का विशेष देख लेते हैं पहले। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के लेखक आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। नलिन विलोचन शर्मा ने इस किताब को 1960 में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? वीर काल, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। आइए प्रश्न का विशेष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम देने वाले विद्वान विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। वही आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वीर काल और वीर गाथा काल दोनों अंतर है। वीर काल पूछा जाए तो आप तुरंत टिक करेंगे विश्वनाथ। वीर कौन थे? विश्वनाथ थे। अब वीर गाथा कौन थे? शुक्ल जी थे। इस तरह से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्र गुप्त। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा चित्रवृत्तियां जब पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सबसे पहले लेना। इसके बाद प्रश्न का विशेष भी पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप देख रहे हैं का कथन यह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहीं की जनता के निज वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता के निज वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो आपको सही विकल्प लगाना है 1873 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। 1878 में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ है। आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न के विशेष पर चलते हैं। शिव सिंह सरोज का पहला प्रकाशन सन 1878 में हुआ। 1883 में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ। सन 1926 में इसका 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ। इस तरह से आप शिव सिंह सरोज के बारे में विशेष जानकारी पा चुके हैं। आज के वीडियो में यहीं तक।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मनपसंद का वीडियो देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इस प्रश्नोत्तरी में यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।